हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स एंड बियॉन्ड। आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस सब्जेक्ट में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कवर करें। जो इसके मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम अच्छे से डिस्कस करें और इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो अगर आप गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आप यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए रिलाई कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब हम जानेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल पेशेंस बना के रखें, क्योंकि क्लास इसी तरीके से धीरे धीरे चलेगी। हम बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, हर एक चीज़ बारीकी से। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ऐसी क्या वजह है कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ना पड़ा। हमारे आसपास आप अगर देखें तो हम जो हैं मटीरियलिस्टिक दुनिया से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। अलग अलग तरीके की वस्तुएं हमारे पास हैं, टेलीविज़न, बेड, चेयर, फैन, बटन्स, स्विचेज। आप देखें हर तरीके से, इवन द शर्ट्स, ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल। कुछ ऑर्गेनिक हैं, कुछ इनऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि जिन मटीरियल्स का हमने इस्तेमाल किया है, जिस पर्पज़ से इस्तेमाल किया है, क्या वो पर्पज़ वो सर्व कर पाएंगे, क्या उस पर्पज़ को पूरा कर पाएंगे। जितने समय के लिए हमने उस मटेरियल का इस्तेमाल जिस काम के लिए किया है, क्या उतने समय तक के लिए वो काम कर पाएंगे। और इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो मटेरियल हम पढ़ रहे हैं, जिस मटेरियल का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, वो मटेरियल किस तरीके से बिहेव करता है, उसका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि जिस तरीके से हम ह्यूमंस का बिहेवियर अलग अलग होता है, उसी तरीके से अलग अलग मटेरियल्स का बिहेवियर भी अलग अलग होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। तो हमारे लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास पहले एक टारगेट होता है कि हमें इस तरह की ज़रूरत है, हमें इस तरह का सामान बनाना है। लेट अस से कि मुझे मार्कर बनाना है, अब मेरी कंपनी को मार्कर तैयार करना है। तो सबसे पहले जानना जरूरी होगा किस तरीके का मटेरियल हम इस्तेमाल करें कि मार्कर जो है रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो और जो कंज्यूमर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। तो हमें मटेरियल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारा मटेरियल सस्ता हो, और हम जानना चाहते हैं कि जो मटेरियल हम मार्केट में इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। आप जानते हैं स्मूथ होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, ग्रिपिंग आसान हो, है ना, और सस्ती हो, टिकाऊ हो, आसानी से गिरने पे टूटे ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो। इस तरीके की जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो मटेरियल्स को लेकर हम चेक करते हैं, उनमें एक पैरामीटर आता है मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेक करना। क्या इसको आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, क्या इसकी मशीनिंग की जा सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, मटीरियल्स की स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हुए, उनकी प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हुए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब हमारा इंटरेस्ट इस बात में है, ये जानने में है कि किसी भी मटेरियल पर स्ट्रेस कब डेवलप होता है और स्ट्रेन क्या है, मटेरियल का स्ट्रेन क्या होता है। तो आप ये जानें कि हम जब मैकेनिक्स की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी मटेरियल पर फोर्स की बात करते हैं, तो हम मटेरियल्स को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो होता है मटेरियल एज अ रिजिड बॉडी, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि उस पर लगने वाला फोर्स, उसमें कोई डिफॉर्मेशन, कोई बदलाव पैदा नहीं कर रहा। और दूसरे जो तरीका है पढ़ने का वो ये है कि मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, यानी कि इन बॉडीज़ पे लगने वाला फोर्स इन बॉडीज़ को डिफॉर्म करेगा, इनके आकार को बदलेगा, इनकी लंबाई को बड़ा छोटा करेगा, इनको बेंड करेगा, इनको ट्विस्ट करेगा, यानी किसी न किसी तरीके से उसमें विकृतियाँ पैदा करेगा, डिफॉर्मेशन पैदा करेगा। तो आइए अब हम समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है, किसी मटेरियल में स्ट्रेस कैसे पैदा होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पिक्चर को, आप इस डायग्राम को समझें। मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक सिलेंड्रिकल रॉड है। लेट अस से दिस इज अ सिलेंड्रिकल रॉड, जिसका कुछ रेडियस होगा और कुछ लेंथ होगी। तो मान लीजिए L इसकी लेंथ है, L इज दी लेंथ ऑफ दिस रॉड,
स्मॉल एल, दिस स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द दिस सिलेंड्रिकल रॉड, और इसका जो डायमीटर है वो d है, d इज द डायमीटर ऑफ द रॉड। अब अगर इस सिलेंड्रिकल रॉड पे, दिस इज अ सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड, और अगर इस सिलेंड्रिकल रॉड पे दोनों एंड से फोर्स लगाया जाए, दोनों एंड से फोर्स लगाया जाए, इस तरीके से F फोर्स लगाया जाए, ऐसी सिचुएशन में इस सिलेंड्रिकल रॉड के अंदर जो है, जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये हर एक एटम जो है तनाव महसूस करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। आप देखिए, इस रॉड को आप एक एंड से इधर खींच रहे हैं, दूसरे एंड से इधर खींच रहे हैं, एक को राइट वर्ड, दूसरे को लेफ्ट वर्ड। इस तरीके से जब आप स्ट्रेच करेंगे तो इनके हर एक मॉलिक्यूल्स में तनाव पैदा होगा, और ये मॉलिक्यूल्स इस बाहरी लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन एटम्स में पैदा होगा, मटेरियल्स के एटम्स के अंदर जब रेजिस्टेंस पैदा होगा अगेंस्ट दी एक्सटर्नल लोड, तब इस स्टेट को हम स्ट्रेस कहते हैं। तब हम कहेंगे कि हमारा जो मटेरियल है स्ट्रेस में है। और अगर यहीं से मैं इस सेक्शन को अगर कट करके देखूं, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये मटेरियल ओवरऑल मूव नहीं कर रहा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मटेरियल है, जितना फोर्स इस मटेरियल पर इस डायरेक्शन से लग रहा है, जितना फोर्स इस मटेरियल पर, इस रॉड पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, उतना ही फोर्स मिलाकर ये सभी मॉलिक्यूल्स इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे सेक्शन को देखें, तो जो दूसरा सेक्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये भी इसी तरीके का काम कर रहा है कि जितना फोर्स यहाँ से आप लगा रहे हैं, उतने ही फोर्स को ये मटेरियल जो है अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही फोर्स से, टोटल फोर्स से। यानी कि जब आप एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, अगर एक्सटर्नल लोड टेंसाइल नेचर का है, टेंसाइल नेचर कहते हैं इसे, क्योंकि आप इसे टेंशन में लेके जा रहे हैं, इनको आप लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जब भी आप टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाएंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगे, दोनों एंड के, दोनों सेक्शन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? इनकी कोशिश रहेगी कि हमारा जो मटेरियल है वो एक्सपैंड ना करे, ये इसे अपोज करने की कोशिश करेंगे, अलग ना होने देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी स्टेट को, इसी कंडीशन को हम स्ट्रेस कहते हैं। ये क्वालिटेटिव वे है समझने का स्ट्रेस को। तो आप ये बात जान लें कि स्ट्रेस जो है वो लगने वाले फोर्स से रिलेटेड नहीं है, आप जो फोर्स लगा रहे हैं उनसे रिलेटेड नहीं है। स्ट्रेस जो है ना, ये रेजिस्टेंस फोर्स से है, रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, आप ये कहें से रेजिस्टिव फोर्स। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं मटेरियल्स के, ये एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर रहे हैं। तो ये क्वालिटेटिव वे है समझने का। और अब हम जानते हैं कि जो क्वांटिटेटिव वे है, यानी किस तरीके से हम इसको जो है एक फॉर्मुलेटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि आखिर स्ट्रेस है क्या। तो हम लिखते हैं ऐसे समय पे कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल फोर्स। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस आप अंदर पैदा हो रहा है, रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल लोड पर यूनिट एरिया। अब जितना एरिया इस क्रॉस सेक्शन का है, मान लो ये रॉड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, ये जो रॉड है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, इसका हर जगह पर, हर कहीं पर भी आप किसी भी क्रॉस सेक्शन में इसका डायमीटर चेक करेंगे तो डायमीटर जो है इसी डायमीटर के बराबर रहेगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द एक्सटर्नल लोड, जो एक्सटर्नल लोड को रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा बाय एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया, उसको यूनिट एरिया से अगर हम डिवाइड कर दें तो आप ये समझ जाएंगे कि उसमें हमें आप जो है स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी, उस समय आपको स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द एक्सटर्नल लोड पर यूनिट एरिया। इट इज द रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल लोड पर यूनिट एरिया। अब यहां पे बात गौर करने वाली ये है कि जब आप ये एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स, ये जो एटम्स हैं मटेरियल्स के, ये बिल्कुल इसी इक्वल अमाउंट के फोर्स को लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में।
क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल, ये जो पूरा मटेरियल है, जो पोर्शन है, सेक्शन है, ये अपने आप में मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो इस पर नेट फोर्स है वो जीरो है। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो लेफ्ट साइड पे लगने वाला फोर्स राइट हैंड साइड के लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। यानी कि सभी के सभी मटेरियल, इसका मतलब ये है कि सभी के सभी मटेरियल लेफ्ट साइड, राइट साइड पर इसी एक्सटर्नल फोर्स के बराबर फोर्स लगा रहे हैं। और इसीलिए आम भाषा में जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि सिंपली लिखा रहता है कि स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। जब किसी समझने का सही तरीका यह है कि इट इज़ द रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल लोड, रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल फोर्स, जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लोड लगाया है उसमें लगने वाले रेजिस्टेंस को पर यूनिट एरिया से जब आप डिवाइड करते हैं तब आपको स्ट्रेस मिलता है। और क्योंकि आप जानते हैं लोड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है, यूनिट। स्ट्रेस को हम सिंबलाइज करेंगे सिग्मा से, लोड को हम सिंबलाइज करेंगे एफ से, फोर्स, और एरिया को कैपिटल ए से। तो हम कह सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई ए। कई बुक में आपको, कई किताबों में आपको ये एफ की जगह पर पी दिखेगा, जहाँ पी का मतलब लोड होता है। हम एफ को फोर्स कह रहे हैं, पी का मतलब लोड है, तो लोड पर यूनिट एरिया आप एफ लिख लें, पी लिख लें, आप किसी भी तरीके कन्वेंशन को लेके चलें, लेकिन हम यहाँ पर एफ लिखेंगे क्योंकि हम पी से प्रेशर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पी से प्रेशर। तो हम फोर्स या लोड के लिए हम एफ का इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड विच फोर्स इट इज द रेजिस्टिव फोर्स, द रेजिस्टिव फोर्स टू द एक्सटर्नल लोड। जो भी एक्सटर्नल लोड लग रहा है उस पर जो लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स है, उसको अपोज करने वाला जो फोर्स है, उसकी हम बात कर रहे हैं पर यूनिट एरिया। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। इस बात का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखें। अब आप क्या देखेंगे कि जब ये स्ट्रेस लगेगा, जब इस मटेरियल पे स्ट्रेस लगेगा, तो ये जो मटेरियल है, इसको मैं अगर थोड़ा सा सेकेंड डायग्राम में अगर शो करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि जो लगने वाला जो स्ट्रेस है, यहाँ पर ये जो स्ट्रेस लग रहा है, दिस वाज द लेंथ ऑफ द रॉड। अब इसको मैंने इस तरीके से शो किया है, तो दिस वाज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो जब आप इस पर स्ट्रेस लगाते हैं, तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा होती है। लोड लगाने पे इसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा होती है। तो मान लीजिए मैं इसके एक एंड को फिक्स कर दूं, इसके एक एंड को मैं इस तरीके से फिक्स कर दूं। जब मैंने फिक्स कर दिया है और मैं सिर्फ इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूँ, राइट हैंड डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा हूँ, इन दैट कंडीशन ये मटेरियल फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा। अगर आप देखेंगे, बैलेंस करेंगे फोर्सेज को, तो राइट हैंड साइड पे लगने वाला फोर्स लेफ्ट हैंड साइड के लगने वाले फोर्स के बराबर आएगा, क्योंकि नेट फोर्स इस पे जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर एक फोर्स इस तरीके से काम करेगा जो कि एफ के बराबर होगा। और ऐसी सिचुएशन में ये जो लेंथ है, इस स्ट्रेस के कारण, इस लगने वाले फोर्स के कारण ये जो लेंथ है इसकी, ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और इसकी जो नई लेंथ आएगी, मान लीजिए वो लेंथ कुछ यहाँ तक आती है, इसकी लंबाई जो है कुछ यहाँ तक हो जाती है। अब जो लंबाई यहाँ तक आई है, दिस इज डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। तो अब हम समझते हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन को बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे। स्ट्रेन क्या होता है कि आप कोई भी रॉड ले लें, कोई ऑब्जेक्ट ले लें, उसका कुछ डायमेंशन होगा, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, कोई भी किसी भी तरह की डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो उसका जो डायमेंशन है, जो ओरिजिनल डायमेंशन है, और जिस डायमेंशन में चेंज आएगा, जैसे यहाँ पर हमारा डायमेंशन लेंथ है और जो चेंज डायमेंशन है वो है डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ। तो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन जिसे मैं एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करूंगा, स्ट्रेन जो होता है ये होता है चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। हमारे एग्जाम्पल में जो डायमेंशन हम ले रहे हैं वो है लेंथ। तो इसीलिए इस तरीके की स्ट्रेन को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि लंबाई, लेंथ के अलॉन्ग जो है स्ट्रेन आ रहा है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन EL इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और आप देख रहे हैं लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। लेंथ, चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, मतलब स्ट्रेन की जब बात करते हैं तो इट इज यूनिटलेस। और इसकी यूनिट नहीं है, साथ ही साथ इसकी डायमेंशन भी नहीं है, डायमेंशनलेस। क्यों?
क्योंकि लेंस की डायमेंशन को कैंसिल कर देती है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। आप वीडियो के साथ बने रहें, इसी तरीके से लेक्चर्स को लगातार देखते रहें। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के स्ट्रेस की, और हम अलग अलग टाइप की जो यूनिट्स हम यूज करते हैं स्ट्रेस में और स्ट्रेन में, इनकी हम बात करेंगे।